नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, सीता देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है बेमेतरा। तो बेमेतरा में सीता देवी मंदिर स्थित है, इसे याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है जो बेमेतरा में स्थित है, और ये देवर बीजा नामक स्थान में स्थित है। तालाब के बीच बगल में है ना, देवराहा तालाब है, उसके बगल में स्थित है, बेमेतरा में स्थित है। और इसे कलचुरी काल में बनाया गया, 12वीं शताब्दी के आसपास इसे बनाया गया है। प्राचीन मंदिर है, न्यूज़पेपर में बना हुआ है, तो इसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन महासीर फिश या मछली छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, तो ये आपका गरियाबंद में पाई जाती है। गोल्डन महासीर फिश छत्तीसगढ़ किस जिले में पाई जा रही है? तो गरियाबंद में पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखना है। गोल्डन महासीर फिश। अब इसके अलावा कहाँ पाई जाती है? तो ये हिमालय में पाई जाती है, तो हिमालय को याद रखना है। और हिमालय के अलावा गरियाबंद छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जम के शिकार किया जा रहा है, और जानते हैं आप, फिश जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित रहती है, खान पान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के हिंदू अपना देश छोड़कर भारत आना चाहते हैं? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश में आप जानते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता के बाद हिंदुओं के घरों में तेज़ी से हमले हुए, जिसके कारण से हिंदू वहाँ से भागकर भारत की ओर आ रहे हैं। और जो बीएसएफ है उससे लगातार शरण मांग रहे हैं, यानी कह सकते हैं एक तरीके से अनुरोध कर रहे हैं कि हमको भारत में एंट्री दी जाए। ऑलरेडी भारत के जो वरिष्ठ नेता हैं, है ना, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थी हिंदू भारत में आ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। अगर इसके आधे भी आ जाएं तो भारत संभाल नहीं पाएगा। आधे क्या, इसके 10% भी, यानी 10 लाख अगर आ जाएं तो भी भारत संभालने की स्थिति में नहीं है। इस तरीके से हम देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते लगातार बिगड़ेंगे, और जैसे जैसे शरणार्थी भारत की सीमा में प्रवेश करेंगे, आप ये समझ लीजिए कि भारत और बांग्लादेश एक अगले युद्ध की ओर बढ़ेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध इससे पहले नहीं हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी, और आज़ादी दिलाने के बाद अब स्थिति ये है कि यानी वहाँ के हिंदुओं के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है ना, जिस कारण से वे भारत की ओर भाग रहे हैं। ठीक है, ये जो है, अगर शरणार्थी समस्या भारत पे ज़्यादा बढ़ेगी तो भारत बिल्कुल इस पे एक्ट करेगा, और ये मान के चलिए कि सैन्य कार्यवाही भी भारत बांग्लादेश के ऊपर कर सकता है, वहाँ की सेना के ऊपर कर सकता है। ठीक है, ये संभावनाएं हैं, ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच अगला युद्ध देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की किस संस्था ने 30 वायरस और बैक्टीरिया की सूची जारी की है? तो इसका सही जवाब है WHO। WHO आप जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने 30 वायरस और बैक्टीरिया की सूची जारी की गई है, और बताया गया है कि नेक्स्ट पैंडेमिक भी आ सकता है। ये सारे वायरस और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, जो पैंडेमिक का रूप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये वायरसेस और बैक्टीरिया की सूची जारी की गई है। किस देश ने मेगा अर्थक्वेक की चेतावनी अपने देश में जारी की है? तो इसका सही जवाब है जापान। जापान जो है, जिसकी राजधानी टोक्यो है, इसने अपने देश में मेगा अर्थक्वेक की चेतावनी जारी की है। आप जानते हैं पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर में स्थित है जापान, और यहाँ पे लगातार भूकंप और ज्वालामुखी की समस्या बनी रहती है, और सुनामी भी बहुत ज़्यादा आती है। तो इस देश में मेगा अर्थक्वेक की जानकारी, चेतावनी जो है वो जारी की गई है। निश्चित तौर पे कोई ऐसी बड़ी घटना होने वाली है, जापान पे आपको नज़र बना के रखना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि विश्व भूगोल जो है और विश्व की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। जापान में 4 द्वीप महत्वपूर्ण हैं, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकाकू। ठीक है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडनबर्ग ने किस संस्था के अध्यक्ष माधवी बुच पर आरोप लगाया है? तो इसका सही जवाब है सेबी। सेबी के ऊपर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया। हिंडनबर्ग वही संस्था है जिसने इससे पहले
अदानी ग्रुप के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। उसके कारण अदानी के जो शेयर हैं वो 85% तक क्रैश कर गए थे। और इसके बाद अब सेबी के प्रमुख के ऊपर आरोप लगाना एक गंभीर बात है। और अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट अगर इनका कुछ मिल जाता है तो उसकी जांच कौन करेगा, क्योंकि सेबी तो खुद रिसर्च करती है स्टॉक मैनिपुलेशन से संबंधित कंपनियों के ऊपर नीचे। और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है सेबी का। तो अब सेबी की जांच कौन करेगा, ये समस्या है। और दूसरी ओर विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार जो है इस पर कार्रवाई करती नहीं दिख रही है। और निश्चित तौर पे अदानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए थे वो अभी तक साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि उनकी जांच भी सेबी ने ही की है। तो अब सेबी के ऊपर आरोप लगा दिया है, तो अब इसकी जांच कौन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, हिंडनबर्ग वही संस्था है जिसके द्वारा अगर किसी शेयर के ऊपर या किसी कंपनी के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है तो उसके प्राइस में लगातार गिरावट आती है, उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। हालांकि हिंडनबर्ग खुद ये बताते हैं कि वो एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, जिसका मतलब शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि गिरावट की आशा से अगर कोई शेयर को यानी बेचे, ठीक है, जबकि उसके पास नहीं है तो भी अगर उसको बेचते हैं तो शॉर्ट सेलर कहलाते हैं वो। ठीक है, सेलर मतलब बेचना, लेकिन अब उनके पास तो है नहीं शेयर। तो शॉर्ट सेलर का मतलब यही होता है कि उनके पास नहीं है फिर भी वो बेचने का रेट लगा रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है मोईदम, शांति निकेतन, होयसल मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपसे बहुत ही आसान प्रश्न किया था, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अब तक कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसका सही जवाब है 6 मेडल जीते हैं। भारत का प्रदर्शन उस लेवल का नहीं रहा। कहा जा सकता है ओलंपिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होता है जिसमें भारत बहुत ही कम पदक लेके आता है, कई बार 2 पदक, कभी 6, कभी 7, और इस बार एक भी गोल्ड नहीं आया है। यानी भारत का जो स्थान है वो काफ़ी पीछे रहने वाला है। ठीक है, गोल्ड से ही किसी देश की रैंक मापी जाती है। तो पाकिस्तान भी इस बार भारत से ऊपर मिलेगा, क्योंकि भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं वो सिल्वर मेडल जीते हैं और पाकिस्तान के जो नदीम हैं वो गोल्ड मेडल जीते हैं। तो पाकिस्तान इस बार निश्चित तौर पर भारत से ऊपर आपको दिखेगा, जो कि लिस्ट जो भी बनेगी उसमें। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का जो कुल मेडल टैली है अभी तक 6 ही है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल लक्ष्य एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ ये करंट अफेयर्स जो वीडियो आपको पढ़ाया गया है इसका PDF शेयर किया जाता है। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो हमें ज्वाइन करके हम सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ नॉलेजफुल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, शॉर्ट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ एक्स में अगर आप हैं, एक्स मतलब ट्विटर में अगर आप हैं तो ट्विटर में भी हमारी प्रोफाइल बनी हुई है सिविल लक्ष्य एकेडमी। अभी उसमें फॉलोअर्स नहीं होंगे तो आप हमें सपोर्ट करके हमारे फॉलोअर्स वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सिविल लक्ष्य एकेडमी इस नाम को याद रखिए। इसी नाम से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं टेलीग्राम चैनल में क्या मिलेंगे, और प्रोफाइल्स मिलेंगी, चैनल्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। पहला प्रश्न है, वह कौन सा पौधा है जिसके कारण हाथियों का रहवास छत्तीसगढ़ में बदल गया है और ग्रामीणों पर हाथियों के हमले बढ़ गए हैं? इसका सही जवाब है लैंटाना कैमरा। इस पौधे के बढ़ने के कारण माना जा रहा है कि हाथियों का छत्तीसगढ़ में आक्रमण बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से पर्वतारोही ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को में चढ़ाई करने जाएंगे? तो इसका सही जवाब है राहुल गुप्ता। ठीक है, तो राहुल गुप्ता किस जगह जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया जाएंगे माउंट कोसिस्को में चढ़ाई करने। अब माउंट कोसिस्को किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पर्वत है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कौन सा पर्वत है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस तरीके से एक पर्वत है। ठीक है, इसको याद रखना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में,
तो उसके लिए विश्व भूगोल में ऑस्ट्रेलिया टॉपिक को कवर किया गया। वहाँ पे आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। विश्व भूगोल जो है वो करंट अफेयर्स से लिंक्ड है, बच्चे इस बात को समझते नहीं हैं। अक्सर उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं और हमको लगता है कि ये करंट अफेयर्स का है, लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चन विश्व भूगोल से रिलेटेड रहता है। ठीक है, इसलिए विश्व को जानना जरूरी होता है। तो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है बलौदाबाजार भाटापारा, अंबिकापुर, बिलासपुर या रायपुर। तो इसका सही जवाब है बलौदाबाजार भाटापारा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बलौदाबाजार भाटापारा का जो जिला अस्पताल है वो राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। और इसके लिए जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने बधाई भी दी है। देखिए, ऑप्शन पढ़ने की मेरे को आदत हो गई है, इसलिए कुछ बच्चों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि मैं ऑप्शन ना पढ़ूं, तो धीरे धीरे मैं उस आदत को सुधारूंगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बलौदाबाजार भाटापारा जो है जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों को आपस में मर्ज करने की प्रक्रिया किस राज्य में चलाई जा रही है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक ऐसा अनूठा राज्य है जहाँ पे अब स्कूलों को आपस में मर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए कुछ प्रावधान है। ये गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है और गवर्नमेंट स्कूल में देखिए, जो भी एक परिसर में स्कूल हैं, जैसे कि मान लीजिए प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला एक परिसर में है, तो उन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे। ठीक है, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एक परिसर में है तो हाई स्कूल में मर्ज हो जाएंगे बाकी दोनों स्कूल। अगर प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सभी एक परिसर में हैं तो हायर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत सारे स्कूल मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ऐसा ही करना था तो अलग क्यों बनाया, फिर एक ही साथ बना लेते। ठीक है, और या फिर आत्मानंद ही बना दीजिए सारे स्कूलों को इंग्लिश मीडियम, और जो अलग स्कूल बने हैं उन स्कूलों का क्या दोष। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया एक्चुअल में की जा रही है। जो बहुत से शिक्षकों की भर्ती हो गई है पिछली सरकार के कार्यकाल में, लगभग 24 से 25 हज़ार शिक्षकों की भर्ती हुई है। ठीक है, उस सरकार ने ये काम अच्छा किया कि शिक्षकों की भर्ती ज़्यादा कर दी। अब इन्होंने वो प्रॉमिस कर दिया था चुनाव के पहले कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। ठीक है, अब 33,000 शिक्षकों की भर्ती ना करना पड़े और अपना ये पैसा बचाना चाहते हैं जो राजनेता हैं, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं ताकि और अतिशेष शिक्षक निकले। अतिशेष शिक्षक का मुद्दा आप देख ही रहे होंगे कि चल रहा है। ठीक है, ये कुछ भी कर लें, लेकिन मैं परीक्षार्थियों से और छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो शिक्षक भर्ती है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो होगी ज़रूर। 33,000 पदों के लिए नहीं होगी, लेकिन जितने भी पदों के लिए हो वो होगी ज़रूर, क्योंकि शासन के ऊपर दबाव धीरे धीरे बनेगा बेरोजगारों का और वो भर्ती आएगी। इसलिए आप अपनी जो परीक्षाएं हैं, परीक्षा की तैयारी है, उसको डिस्टर्ब ना करें, उसको करते रहें लगातार। ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा भविष्य में ज़रूर होगी, अभी नहीं होगी तो 3.5-4 साल बाद होगी। ठीक है, हाँ, उस समय मैं जानता हूँ कि बहुत से परीक्षार्थियों की एज निकल जाती है, तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, बस शासन से मांग की जा सकती है कि भाई एज रिलैक्सेशन दे। अब जब आप 4 साल 5 साल में भर्तियाँ निकालते हो तो आप 40 साल की उम्र का कट ऑफ मत रखो, फिर 45 साल रखो, 50 साल रखो, या कट ऑफ ही क्यों रखना। जब तक जो एलिजिबल है उसको बनाने, नौकरी पाने का हक है ना। तो जब आप लगातार भर्तियां निकाल रहे हो तो भाई कोई कट ऑफ मत रखो, यानी कोई कट ऑफ रख दो, आप 35 साल रख दो, 40 साल जो भी है, लेकिन आप लगातार भर्तियां नहीं निकालते हो, 4 साल में 5 साल में भर्तियां निकालते हो। एसआई की भर्तियां आप कर नहीं पाते हो, 2013 से आप भर्तियां निकाल रहे हो, 2024 तक आपकी भर्ती हो नहीं पाई है। तो जब आपकी प्रक्रिया इतनी ढीली है तो नियम कायदा सारे परीक्षार्थियों के लिए क्यों बनाया जाना चाहिए, है ना। तो सॉरी, मैं ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ तो ज़्यादा बोल जाता हूँ, लेकिन ये प्रक्रिया अभी छत्तीसगढ़ में चल रही है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओसी के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा आईओसी के नए उपाध्यक्ष बने हैं, इसको याद रखिएगा। अभिनव बिंद्रा जो हैं शूटिंग में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं।
2008 में ये ओलंपिक हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। और अभिनव बिंद्रा IOC मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष बने हैं, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंतिम प्रश्न है आज का, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अब तक कुल कितने मेडल जीते हैं? आपके ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसका सही जवाब है विकसित भारत। 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम जो रखी गई है, विकसित भारत रखी गई है, ठीक है। अब देखेंगे पिछले वीडियो के कुछ रिवीजन प्रश्न।